हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये आपकी यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इस पे कुछ कपल ऑफ वीडियोस बनाऊंगा मैं, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ सके। पहले देखते हैं क्या है कंप्यूटर फंडामेंटल का। ये चैप्टर है, मींस व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द 11th क्लास, तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं आपको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए इसका इस चैप्टर का जो नाम है वो कंप्यूटर फंडामेंटल है। लेकिन जब ये चैप्टर एंड होगा तो आपको क्या पता चलेगा? व्हाट यू विल लर्न? लर्न द एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर, लर्न अबाउट वेरियस generations of the computer, understand the basic operations of the computer, study the functional components and their interconnections, understand the concept of booting. Booting means how you start the systems, how the operating system gets started, etc. Learn about the classification of the computers. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर आप आज देखो, मीन्स आप कहीं भी जाते हो, आप बैंक्स में जाते हो, आप रेलवे में टिकट के लिए जाते हो, या आप ट्रेवल के लिए जाते हो, टूरिज्म के लिए जाते हो, वेदर फोरकास्टिंग होती है, हर जगह कंप्यूटर यूज होते हैं। सो कंप्यूटर्स आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस इन ऑल sphere of life. May it be the field of education and research, travel, tourism, weather forecasting, social networking, e-commerce, and any other. Computers have now become the indispensable means it's a important part of our life. The manner in which the computer have revolutionized our lives because of their accuracy and speed of performing a job truly remarkable. तो हम क्यों यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को? एक तो स्पीड, दूसरा इसकी एक्यूरेसी। आप फेसबुक पे, मेरे ख्याल से आप सभी फेसबुक यूज करते हैं, या कोई भी आप सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं। आप एक वीडियो को लाइक करते हैं, जैसे आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है? तो आप एक वीडियो को लाइक करते हो, तो वो लाइक रहता है और ये रिकॉर्ड होता है कि आपने लाइक किया। तो ये क्या है? ये एक्यूरेसी है। इमीडिएटली लाइक हो जाता है, तो इसका मतलब स्पीड जो है आपकी जॉब की, वो बहुत फास्ट है। अगर आप एक्चुअल में देखें कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, सर्वर्स होते हैं, हमारा सिस्टम क्लाइंट की तरह काम करता है, लेकिन सारा डेटा हमारे स्क्रीन पे दिखता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। लेकिन अभी के लिए आप ये बस देखिए कि कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारी जॉब को बहुत इजी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। टुडे नो ऑर्गेनाइजेशंस कैन फंक्शन विदाउट कंप्यूटर। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, कंप्यूटर है। इनफैक्ट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू बिकम पेपर फ्री owing to benefits the computer. But the computers of today have evolved over the years of the simple calculating device to the portable high-speed computers that we will see today. Okay? लेकिन ये रेवोल्यूशन आया कैसे? कैसे स्टार्ट हुई ये सारी चीजें? ये हम पढ़ेंगे अब आने वाले कुछ टॉपिक्स में। ओके, एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कैसे, इसके बारे में लोगों ने सोचा, कैसे कंप्यूटर मार्केट में आया। तो ये सब कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें देखो, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री स्टार्टेड विद द नीड ऑफ द परफॉर्मिंग फास्ट कैलकुलेशन। द मैनुअल मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग वाज वेरी स्लो एंड प्रोन टू एरर्स, सो अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप फास्टर कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये तो प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से ही, जब से मैथमेटिक्स लोगों के लाइफ में आया। तो सभी चाहते थे कि जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए, तो कोई ना कोई डिवाइस बननी चाहिए। ठीक है,
तो कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनी, उसमें से फर्स्ट जो डिवाइस थी वो एबेकस थी। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है एबेकस क्या होता है। आपने हो सकता है जूनियर क्लासेस में कुछ स्पेशल क्लासेस लिए हो एबेकस की, राइट। तो एबेकस जब आप यूज करते हो तो आप देखते हो जो कैलकुलेशंस है मल्टीप्लिकेशन एडिशंस की वो बहुत फास्ट होती है। तो let us first look at this calculating device which is abacus. So abacus was discovered by the Mesopotamians in 3000 BC. तो बहुत पुरानी बात है। An abacus consisted of beads. So ये जो आपको ये इसमें circles दिख रहे हैं ये beads है, right? इसमें अगर आप देखोगे कि एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत फास्ट होता है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन of the numbers was done by using place values, right? So place values numbers की लेते हैं और उसके बेस में हम इस पे एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये बीट्स। जो ऊपर की रो है, जो ऊपर की रो है इसमें हम 5 नंबर लेते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए आप ये 8 लिखा हुआ है, तो ये देखिए 3 बीट्स हैं 1 2 3 और ऊपर का एक 5 6 7 8। ओके, सो चाइनीज ने इनको थोड़ा और इम्प्रूव किया एबेकस को। सो जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। तो ये आपका 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये जितना भी। अब यहाँ 0 क्यों हुआ? क्योंकि 5 भी ऊपर है और नीचे वाले बीट्स भी नीचे हैं। इसी तरह इसमें देखो 7 5 6 7, राइट, सो ऑन। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो यहाँ पे, तो ये आपका वंस हो गया, टेंस हो गए, हंड्रेड हो गए, थाउजेंड्स हो गए एंड सो ऑन। ठीक है, आपने यूज किया होगा इसको तो आपने प्रैक्टिकली भी इसको देखा होगा कि कैसे यूज करते हैं। तो ये एबेकस में था, राइट। उसके बाद नेपियर लॉक्स एंड बोन्स। तो ये क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम जॉन नेपियर था। उसने एक डिवाइस क्रिएट करी। डिवाइस नहीं थी एक्चुअली, इट इज सेट ऑफ सम स्टिक्स जिसको हम बोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस बोन्स का पर्पस क्या था कि अगर आपका कोई भी नंबर 2 टू 9 के बीच में है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक लार्ज नंबर से, तो आप उसको बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके with the help of these bones. So आप देख सकते हो, these are the sticks which he called it bones. ठीक है, इस पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ। तो एक नंबर है से एन एग्जांपल 2 4 0 9 8 3 इंटू 7। मुझे ये करना है। अब जब आप नेपियर्स मेथड यूज करोगे, सो नेपियर ने लॉगरिथम जो आप यूज करते हो लॉग टेबल, उसका आविष्कार भी नेपियर ने ही किया था। लेकिन अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास एक इंडेक्स नंबर होगा जिसमें मैं 7 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 7, और यहाँ पे इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो बोन्स हैं, इन बोन्स पे हर एक बोन की, जैसे ये 2 है 4 है 6, तो इसकी क्या होगा, इसका एक नंबर होगा जैसे 1/4। ओके, थोड़ा मैं यहां लिख लेता हूं इसको, 1/4, 2/8, 0/0 एंड 6/3। अरे ये गलत हो रहा है थोड़ा, एक मिनट मुझे देख दो, मैं व्हाइट बोर्ड को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो मुझे 7 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, 240983। तो वो जो स्टिक्स थी या जो बोन्स थी उसको 7 के अगेंस्ट मैंने मैप किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स आ रहे थे वो ये थे।
ओके, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। तो अब इसमें क्या था, आपको डायगनली ऐड करना है। सबसे पहले आपको इस नंबर से स्टार्ट करना है 1, फिर 2 और 6 को ऐड करना है 8, फिर 5 और 3 को ऐड करना है 8, 0 और 6 को ऐड करना है 6, 0 और 8 को ऐड करना है 8, 4 और 2 को ऐड करना है 6 और 1। तो ये रिजल्ट आ जाएगा अगर आप 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा कुछ उसने नेपियर्स एल्गोरिथम में था, जिसमें हम किसी भी नंबर को जो कि 2 से 9 के बीच में है, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते थे एक लार्ज नंबर से। ओके, जो कि इट्स ए गुड थिंग, बिकॉज लोगों को जो कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी तो अब उन्हें थोड़ा इजी हुआ। ओके, अभी उसके बाद हमारे पास पास्कल का एक मेथड आया। ये भी शायद आपने सुना होगा, देखा शायद नहीं होगा आपने। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम पास्कल था, और उसने क्या किया कि 1642 में उसने एक गियर टाइप की मशीन बनाई। अभी ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस पे काम तो कभी करना नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी, जब 1600 में यूज हुई थी तब की बात है, एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसका इसका जो मेन बेनिफिट था, वो मेन बेनिफिट ये था कि इसके अंदर ना गियर्स होते थे। ओके, इसके अंदर गियर्स होते थे जिसका काम क्या था, एडिंग द नंबर्स। और सबसे बड़ी बात थी इसके अंदर कि इसमें कैरी ट्रांसफर था, कि आप कैरी ले रहे हो, वो आगे जाके वो ट्रांसफर हो रहा था। तो ये इसमें एक अच्छी चीज थी जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। तो इसमें देखिए, so it is made up of gears and was used for adding the numbers quickly. The machine was also called Pascaline and was capable of addition and subtraction along with the carry. Okay, and carry transfer capability. तो ये एक इट वर्कड ऑन ए क्लॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, राइट? यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स, तो उन्होंने कुछ ऐसे मैकेनिकल, ये सभी मैकेनिकल चीजें थी, तो उन्होंने मैकेनिकली इन सबको बनाया। एंड वर्क मैकेनिज्म प्रिंसिपल, सो इट वर्कड ऑन द क्लॉक वर्क मैकेनिज्म प्रिंसिपल, जैसे क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये चीजें चलती है। इट कंसिस्टेड ऑफ वेरियस नंबर टूथ व्हील, तो इसमें आप देखोगे ये वेरियस नंबर है जो कि व्हील के ऊपर है। Having unique position of the values, addition and subtraction operation was performed and control on the rotation of the wheels. तो जैसे ये व्हील घूमते थे उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस ये सब होता था। ओके, सो ये था पास्कल लाइन, और जो जो कि नाम पड़ा इसके इन्वेंटर के बेस पे। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो नाम है बहुत मुश्किल है बोलने, मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं अगर गड़बड़ हो जाती है तो प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये जर्मन नेम है, अगर आप इसको पहली बार में पढ़ लेंगे तो दैट्स गुड। लैन लेबिनिट्स, एक्चुअली कई जगह मैंने पढ़ा इसको, इट इज टी मिसिंग है उसमें। सो ले लेबिनिस कैलकुलेटर था, लेकिन इसको जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया, उसने पास्कल लाइन को एक्सटेंड किया। पास्कल लाइन जो था उसकी जो डिवाइस थी उसको एक्सटेंड किया। इसमें उसने एक डिवाइस बनाई। लेट मी सी, अगर मैं आपको वो दिखा सकता हूँ डिवाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो डिवाइस कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम थे, यहाँ पे ये रोटेट करते थे। जब भी मैं इसको मल्टीपल रोटेशन करता था तब मुझे एक मल्टीप्लिकेशन,
मिलता था। सो से एन एग्जांपल, आपको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो ये गियर होता है, इस गियर को आप 7 पे सेट करते हो, फिर इस हैंडल से इसको 5 टाइम्स आप रोटेट करते हो। जब आप रोटेट करोगे तो ये जो व्हील्स हैं ये रोटेट होंगे और आपको रिजल्ट देंगे जो 7 into 5 होगा। तो ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी। इस मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और एज कंपेयर टू पास्कल लाइन वो काफी इजी था। तो देखते हैं। So it extended the capability of the adding machine invented by Pascal to perform the multiplication and division as well. The multiplication was done through the repeated additions. Okay, so वो जब हम उसको बार बार घुमा रहे हैं उस सिलेंडर को, तो उससे क्या हो रहा है, रिपीटेड एडिशन हो रहे हैं। मीन्स आपको 7 into 5 करना है तो 5 टाइम्स आपको वो रोटेट करना पड़ेगा और उसके बेस पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट कैलकुलेशन। ओके, उसके बाद आया जैकवर्ड्स लूम्स। तो ये क्या करता था, ये इसका कुछ बुनाई का काम था। व्हाट इज लूम, लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट इज। ओके, सो कुछ इस तरह से जब आप देखते हो कि इसके अंदर कुछ जब हमारे ये फैब्रिक का कुछ भी अगर बनता है तो उसमें इस तरह का काम था। तो उसने क्या किया, उसने एक इन ऑर्डर टू मेक द कॉटन वीविंग प्रोसेस, यानी कि वो जो बुनाई का काम था उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए उसने क्या किया, एक पंच कार्ड बनाया और इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लूम्स इन 1801। सो अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज और आई आपके एडिशन मल्टीप्लिकेशन के अलावा, कि ये एक प्रोग्राम कंट्रोल था। ओके, तो एक प्रोग्राम के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा है। तो इससे आगे जाके जो हमें फायदा क्या हुआ, हमें ये फायदा हुआ कि हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते थे और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे। अब आती है मेन बात, जो कि आपने शायद जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा कि चार्ल्स बैबेज, तो जो कि एक इंग्लैंड का मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया, उसने 2 इंजन बनाए। और ये बनाया उसने एक डिफरेंस इंजन और उसके बाद उसने बनाया एक एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन में क्या था, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी तो उसको ऑटोमेट करने के लिए उसने एक डिफरेंस इंजन बनाया, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक पॉलिनोमियल evaluations by the finite difference theoretical and theoretically could also solve the differential equations as well। तो ये आप देख सकते हो, ये डिफरेंस इंजन है और ये एनालिटिकल इंजन है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, बस टर्म्स याद को, ये आपको विजुअलाइज किया हुआ है यहाँ पे ताकि आप देख सको और आपको पता चले कि ये कैसे दिखती है। फिर 11 years आफ्टर दिस उसने एक एनालिटिकल इंजन बनाया which is proved to be the basis of modern computer। आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो एनालिटिकल इंजन के बेस पे है। तो इसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, या मेमोरी का, स्टोरेज का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, तो ये सब उसी एनालिटिकल इंजन के कारण ही हो रहे हैं। दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट। Even though the stored information could be modified, although the analytical engine was never built that time, but Babbage established the basic principle on which today's modern computer works। तो इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब इसके बाद 1944, यानी कि ऑलमोस्ट 100 इयर्स के बाद, एक प्रोफेसर थे हॉवर्ड एकिन, उसने क्या किया,
आईबीएम के साथ मिलके एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा उसने मार्क वन। अभी तक क्या बन रहे थे, सारे मैकेनिकल बन रहे थे, राइट। उसने इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाया। उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि अगर दो 10 डिजिट्स के नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 5 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है। और ये इसका जो बेस था वो बेबेज एनालिटिकल इंजन का था बेस, उसी के बेस पे बनाया। एंड वाज द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर which could execute pre-programmed instructions automatically without any human intervention। तो क्या मीनिंग है इसका? तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शंस एक एक जगह स्टोर थी, ओके। तो वो उसके बेस पे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन करता था, आपको कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद 1945 में जॉन वॉन न्यूमन proposed the concept of stored program computer. As per this concept, the program and the data could be stored in the same memory unit। तो अगर आप देखेंगे ये वाला, तो इसमें प्रोसेसर है, इसमें आपका प्रोग्राम है विद सम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का मतलब उसमें कुछ कंडीशन, कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, और डेटा आपका नॉर्मल डेटा है। तो ये जो डेटा है आपका वो प्रोसेस करेगा प्रोसेसर। लेकिन इसमें क्या था कि ये सिक्वेंशियल था। सो सिक्वेंशियल का मतलब कि एक बारी में सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, या तो आपका डेटा आएगा या प्रोग्राम आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमैन architecture, the processor executes the instructions stored in the memory of the computer since there is only one communication channel। तो एक ही communication channel है, आप इस डायग्राम में दे सकते हैं। और जब अगर वॉन न्यूमैन के बारे में पूछते हैं तो आपको ये डायग्राम जरूर बनानी है, ठीक है। ये आपका स्टोरेज है, ये आपका प्रोसेसर है, और ये कम्युनिकेशन चैनल है, ओके। सो द प्रोसेसर एट दैट टाइम कैन आइदर फेच द डेटा, फेच का मतलब रिट्रीव द डेटा, और द इंस्ट्रक्शन, या तो इंस्ट्रक्शंस ले सकता था वो एक, या डेटा। दैट मीन्स एट वन point of the time either data or instruction can be picked from the storage unit। तो storage unit से या तो डेटा आ रहा है या आपका इंस्ट्रक्शंस आ रही है जो कि प्रोग्राम है। Hence the execution takes place in the sequential manner। This limitation of the von Neumann computer is known as von Neumann bottleneck, EDVAC, electronic discrete variable automatic computer। तो ये आपको टर्म याद रखनी है, ठीक है। was the first stored program computer in 1952। After the invention of the first electronic computer, जिसका नाम था जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते थे ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, in 1946। So the computer technology improved tremendously and very fast after this, okay। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे ये मैकेनिकल कंप्यूटर से हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स पे आए। लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो हम जनरेशन डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए नॉलेज इंक्रीज की होगी, या कोई गैप होगा तो वो फिल हुआ होगा, नॉलेज गैप। तो प्लीज सब्सक्राइब and like this video, and don't do not forget to press on the bell icon। Thank you very much for watching। See you in the next lecture।